बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलीम खालिक और आप प्रोग्राम देख रहे हैं क्रिकेट कॉर्नर। पाकिस्तान क्रिकेट टीम इन दिनों मौजूद है ऑस्ट्रेलिया में। 59 साल से कोई सीरीज नहीं जीती थी और इस बार भी तारीख रकम करने की जो बातें थी वो पूरी नहीं हो सकी और हफीज़ ने कहा था हम जीतने के लिए आए हैं, लेकिन इब्तदाई दोनों टेस्ट मैचेस में बदकिस्मती से ऐसा नहीं हो सका। पाकिस्तान अब खेलेगा तीसरा मैच सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, और जो एक टेस्ट जीता था पाकिस्तान सिडनी में, दो में से एक आखिरी, अब से तकरीबन 25 साल या 24 साल, उस वक्त मुश्ताक अहमद ने ज़बरदस्त बॉलिंग की थी, लेग स्पिनर। 9 विकेटें उन्होंने ली थी, मैन ऑफ द मैच उनको मिला था। आज हमारे गेस्ट हैं मुश्ताक अहमद। उनसे हम बात करेंगे पाकिस्तान टीम की ऑस्ट्रेलिया में कारकर्दगी के हवाले से, और जो एकदम से लग रहा है कि स्पिनर्स का फुकदान हो गया है, इसकी वजह क्या है। तो बातचीत का आगाज करते हैं। मुश्ताक में बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। तो ऑस्ट्रेलिया से सीरीज आप देख ही रहे होंगे, दोनों मैचेस पाकिस्तान हार गया और अब सिडनी में मैच हो रहा है। आपकी तो बड़ी यादें हैं वहां पर, जो आखिरी मैच पाकिस्तान जीता था, 9 विकेटें आपने ली थी। तो मैं चाहूंगा पहले आपकी यादें ताज़ा करूं उस मैच के हवाले से, और उसके बाद फिर हम करंट जो सीरीज जा रही है इस पे बात करते हैं। तो जरा बताइए कुछ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। पहली बात तो है, ये बड़ी एक मेमोरीज होती है इंसान के लिए एज ए क्रिकेटर कि आपने पाकिस्तान से खेलते हुए, रिप्रेजेंट करते हुए आपने ऑस्ट्रेलिया में मैच जिताया, और जो कि आपको बड़ा मुश्किल होता है वहाँ मैच जीतना। मगर ये जो लड़के हमारे खेले ना सलीम, इससे पहले कि मैं बिफोर आई टेल यू अबाउट दिस गेम जो सिडनी में हम जीते थे, उससे पहले ये जो लड़कों ने खेला ना सेकंड टेस्ट में, ये अच्छा खेला है, तगड़ा क्रिकेट खेली है। आप इन्होंने ना क्रूशल सिचुएशन को कैश नहीं किया, बस ये गलती हो गई है। और प्रोफेशनल टीमें जब क्रूशल सिचुएशन को आप निकल जाते हो ना, या छोड़ देते हो चीजें, तो फिर ऑपोजिशन जो होती है ना, ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम, फिर वो आपको स्निफ भी नहीं करने देती, वो पास भी नहीं आने देती। तो खैर, सिडनी की आपने बात की है, तो सिडनी में मुझे याद है कि हमारा बिलीव बहुत तगड़ा था। ऑस्ट्रेलिया में जीतने के लिए आपके रिसोर्सेज तो पूरे होने चाहिए, साथ साथ बिलीव बड़ा तगड़ा होना चाहिए। और हमारा ये बिलीव था। वसीम भाई कप्तान थे, हम सारे बैठ के बात करते थे। हमें लगता था कि यार ये 20 विकेटें लेना बहुत मुश्किल होता है, इनके बहुत फेंटा लगाते हैं ये हमें। मगर साथ साथ हमारे बैट्समैन भी जो हैं वो मुश्किल में स्कोर नहीं करते वहां पे। तो हमने बड़ी मीटिंग्स की थी, हमने बड़े बैठ के ये डिस्कस किया था, यार नहीं हम जीत सकते हैं, वी हैव टू बिलीव दिस, कि हम ये जीत सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले ये बिलीव जो होता है ना, फिर आपका जो टैलेंट या आपकी टीम का कॉम्बिनेशन होता है, फिर उसके ऊपर ना फिर आप बिलीव, वो छोटी छोटी चीजें जो मिलना शुरू हो जाती हैं। तो आई थिंक वो बिलीव था, और उसके बाद अल्लाह का शुक्र है उन दिनों में मेरी फॉर्म अच्छी लगी हुई थी। और सिडनी में आपको पता है टर्न भी होता है, पिच भी हेल्पफुल थी। उससे पहले मैंने होबार्ट में जो हम टेस्ट मैच हारे थे, उसमें भी अल्लाह का शुक्र है 9 विकेटें ली थी, मगर वो स्कोर नहीं चेज कर सके। तो यहाँ पे उन्होंने चेज करना था। जब उन्होंने चेज करना था तो हमने पकड़ लिया था वसीम भाई जैसे बॉलर, वकार सकलैन भी खेल रहे थे उसमें। तो अल्लाह का शुक्र है सब ने अपना अपना पार्ट किया, और एजाज भाई बहुत अच्छा खेले, इंजी ने बहुत अच्छा खेले। तो एज ए टीम एफर्ट में हमें वो याद है कि हमने उन्हें जीता था मैच, और वही उसके बाद सलीम बड़ी रिस्पेक्ट मिली थी पाकिस्तान टीम को। मेलबर्न टेस्ट पाकिस्तान हार गया, लेकिन कई मौके पर हमारी टीम उसमें हावी नजर आई ऑस्ट्रेलिया के ऊपर, और ऐसा लग रहा था कि जैसे हम जीत जाएंगे। तो आपको क्या लगता है कौन सी ऐसी गलतियां हुई जिसकी वजह से मैच में शिकस्त हो गई। बैटिंग में अगर बात की जाए तो पार्टनरशिप जब लगती थी तो वो बड़ी पार्टनरशिप नहीं लगी। सिडनी का टेस्ट मैच हम जीते, एजाज भाई ने 137 कुछ किया था, इंजमाम ने साथ 50 रन किए थे। तो आपकी पार्टनरशिप एक बहुत तगड़ी लगनी चाहिए टॉप ऑर्डर बैट्समैन की। जब आप वहां पे 60-70 कर लेते हैं ना सलीम, तो वहां की जो मेलबर्न की पिच थी, जैसे शान है, जैसे आपका वो था आगा था सेकंड इनिंग्स में, या बाबर था, जब सेट हो जाते हैं ना, तो फिर आपको पूरी कंसंट्रेशन के साथ फिर पूरा लेके जाना पड़ता है। फिर आपको 100 के करीब अपने स्कोर करेंगे तो आप 300 के करीब पहुंचेंगे। एक तो बैटिंग में पार्टनरशिप लगी, पर लंबी पार्टनरशिप नहीं लगी, एक तो ये हुआ। फील्डिंग में इंपॉर्टेंट टाइम पे कैच छूटे हमसे, इंपॉर्टेंट टाइम पे। और वो इंपॉर्टेंट टाइम जो होते हैं वो आपको पता है गेम को इधर से इधर कर देते हैं। और बॉलिंग में हमारे जब हमें विकेटें जरूरत होती थी ना, तब हमने वो विकेट पार्टनरशिप तो टूटी नहीं हमसे। और आई थिंक स्पिनर नहीं खिलाया एक हमने, मुझे लगता है दोनों मैचों में, पर्थ में भी और अपना मेलबर्न में भी। उसकी रीजन पता है, आप नेथन लाइन कर क्या रहा था, वो कर क्या रहे थे, 3-3 ओवर का स्पेल करा रहे थे, हालांकि वो कितने एक्सपीरियंस बॉलर है। उन्होंने 3-3 ओवर का स्पेल करा रहे थे, एक एंड से उसने नेथन लाइन को लगाया हुआ था। अब वो ये घबरा नहीं रहे थे कि स्कोर पड़ रहा है, उसको उसको भी हमने फेंटा लगाया है मेलबर्न टेस्ट मैच में। उसने 4 एंड ओवर गया है, वो 4 रन पर ओवर उसने दिए हैं। मगर वो क्या कर रहे थे, उसको पता था कि ये एक एंड पे लगा रहेगा, हमने इसको प्रोटेक्ट करना है, इसका इसका रोल सिर्फ है कि विकेट ना भी दिलाए,
हम अपने फास्ट बॉलरों को 2-2 3-3 ओवर करा के पाकिस्तान के बैट्समैनों को चैलेंज करते रहेंगे, और फिर इस तरह बैट्समैन एक बॉलर के खिलाफ सेट भी नहीं होता। तो हैजलवुड 3 ओवर करके चले जाता था, स्टार्क आ जाता था, पैट कमिंग्स आ जाता था, नेथन लाइन एक तरफ से लगा हुआ है। तो ये आई थिंक ये बड़ा पाकिस्तान से लैक हुआ बॉलिंग में कि हमने एक स्पिनर को नहीं खिलाया। आप बैटिंग जितनी मर्जी सलीम लंबी कर लें, दुनिया के जिस मर्जी कंडीशन में चली जाएं, जब तक आप 20-20 विकेट नहीं लेंगे, स्पेशली टेस्ट क्रिकेट में और इवन 50 ओवर में, जब तक आप लोगों को आउट नहीं करेंगे तब तक बहुत मुश्किल होता है जीतना। तो आई थिंक लंबी बैटिंग करने की बजाय 6 जेन्युइन बैट्समैन खिलाएं, 7वां विकेट कीपर बैट्समैन हो और 5 जेन्युइन बॉलर खिलाएं। आप देखिएगा, आप आराम से इंशाल्लाह ताला मैच जीत सकते हैं। पाकिस्तान में पोटेंशियल है इसमें। पहले तो सुनते थे फास्ट बॉलर्स ही इंजर्ड हो रहे हैं, लेकिन स्पिनर्स इतनी बड़ी तादाद में इंजर्ड हो रहे हैं, और उसके साथ ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान में स्पिनर्स का एक कहत सा हो गया है। पहले तो एक से बढ़कर एक हमारे पास सब बैकअप में भी होते थे, अब स्पिनर्स की कमी नजर आती है। तो आपके ख्याल में इसकी क्या वजूहात हैं? आई थिंक ये जो प्लान्स होते हैं ना नस्लीम, ये 2 साल 4 साल पहले आपको करके बैठना पड़ता है कि अगर ये इफ एंड ये प्लान ए ये है, प्लान बी ये है, प्लान सी ये है। अगर तीनों प्लान आपके पहला नहीं चलता, दूसरा नहीं चलता, तीसरा तो चल ही जाता है ना। तो आपने बेंच स्ट्रेंथ तैयार करनी होती है, आपने रिप्लेसमेंट तैयार करनी होती है, आपने मैन टू मैन जो कवर करना होता है वो करना होता है। आई थिंक ये बड़ा एलिमेंट होता है, और ये मेरा ख्याल आई थिंक ये नए लोग आए हैं, हफीज वगैरह और जितने भी वहाब वगैरह है, तो इनके लिए थोड़ा सा मुश्किल तो है। बट आई थिंक द एंड ऑफ द डे देखा जाए तो सिस्टम बनाने के लिए, आपको सिस्टम चलाने के लिए कंसिस्टेंसी चाहिए होती है किसी भी चीज में। और जब तक कंसिस्टेंसी नहीं होती किसी चीजों में भी, असली बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपको पता ही नहीं होता है कि अगले वाले आने वाले बंदे ने क्या करना है। तो आई थिंक ओवरऑल देखा जाए तो मुझे तो यही लगता है कि बेंच स्ट्रेंथ भी तैयार नहीं की हमने। हमें पता ही नहीं चला कि रेड बॉल का हमारा स्पिनर या फास्ट बॉलर कौन है। जब तक हम ये कैटेगरी नहीं अपना ये बनाएंगे नहीं, ये अपना कैटेगरीज नहीं बनाएंगे कि यार किसको कौन से फॉर्मेट में ज्यादा खिलाना है और कौन सा स्पिनर हमारा टेस्ट मैच में चलेगा, 50 ओवर में चलेगा, 20-20 में चलेगा। जब आप कैटेगरीज बना के या ये तैयार कर लेंगे 25-30 लड़के, तो आप उसी के अंदर से शफल करते रहेंगे, इंजरी भी कम होंगी और बड़ी बड़ी सिंपल सी चीजें, आपकी टीम का कॉम्बिनेशन भी बढ़ता चले जाएगा। इसके लिए पर एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है इसके लिए जब आपको ये चीजें तैयार करनी पड़ती है ना, प्लान तैयार करने पड़ते हैं, हार का डर निकालना पड़ता है असली में। हार जो है ना, हार जो होते हैं ना, बंदा जब हार का डर सोचते हैं, तब आप फिर अपने ना चांस ही नहीं लेते, आप फिर चीजें तैयार नहीं करते, फिर आप कहते हैं जीत जाएं जीत जाएं। वो फिर उसके चक्कर में ना जो जिताने वाले होते हैं वो भी बेचारे थक जाते हैं। सारे ही क्रिकेटर्स को कोई ना कोई मौका मिल रहा है, तो आप क्यों कोचिंग में नजर नहीं आ रहे? सलीम, देखे देखे बात सुने, अल्लाह का शुक्र है 6 साल हमने इंग्लैंड के साथ की, पाकिस्तान को बहुत सर्व किया। मैं जब वकार थे या मिसबा थे या मिकी आर्थर थे, बहुत अल्लाह का शुक्र है मैंने रन अच्छा किया है और बड़ा अच्छा, तब पाकिस्तान नंबर 1 टेस्ट में भी आ गई थी। यासिर ने बड़ी विकेटें ली जब मैं उनके साथ था। अभी देखे ना, अनफॉर्चुनेटली एशिया कप में और वर्ल्ड कप में कोई स्पिन बॉलिंग कोच ही नहीं था हमारा। बताए ना, ये इतना बड़े टूर्नामेंट खेलने की जा रहे थे और जो हमारा थिंक टैंक था उसके अंदर ये बात ही नहीं थी पता कि स्पिनर के साथ हर बंदा दुनिया का आपका टीम के साथ ट्रैवल कर रहा है। मैं अपनी बात बिल्कुल नहीं कर रहा, प्लीज डोंट टेक मी रॉन्ग। किसी भी आप सकलैन थे और कोई सईद अजमल जिस तरह गए हुए हैं, अब आप स्पिनर का रखना इसलिए जरूरी है कि स्पिनर्स ने आपको मिडिल में विकेट लेके दिलवानी है, उसके साथ आपने बैठ के स्ट्रेटजी बनानी है, गंदे स्पेल के बाद आपने उसको किस तरह उठाना है। जिस तरह फास्ट बॉलर कोच की जरूरत होती है, इस तरह स्पिनर की कोच जरूरत होती है। तो ये एक थिंक टैंक की बात होती है, एक विजन की बात होती है कि कौन सा बंदा किस वक्त जरूरी है। यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली मुझे कहना पड़ेगा कि हम कई दफा लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग पे इतना चला इफेक्टिव हो सकता है कि नहीं हो सकता, तो हम शॉर्ट टर्म्स के ऊपर काम करते हैं। और जो आपने क्वेश्चन किया है, तो नीचे काम करने की जरूरत है सलीम। अभी अल्लाह का शुक्र है, मैं पीसीबी के साथ मेरी बात चल रही है और हो गई है तकरीबन बात। तो मैंने यही कहा है कि जी अंडर 19 के बच्चे जब उनके कैंप लगेंगे, फर्स्ट क्लास टीम में बलोचिस्तान के साथ मैं पिछले साल 2 साल से काम कर रहा हूँ, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में जाता हूँ, कंसल्टेंसी करता हूँ, इवन कोचेस के साथ बात करता हूँ। जिस तरह ईसीबी या इंग्लैंड वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड ने लिया था कि जाके कोचेस को तैयार करना कि जी टीमें डेवलप कैसे करनी है, मुश्किल वक्त में प्लेयरों से क्या बात करनी है, ये हमारा एक्सपीरियंस है। तो हम नीचे जाके अच्छा डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। और ऊपर जाने के लिए आपको सिर्फ सिर्फ ग्लैमर में रहते हैं आप, और ग्लैमर को अगर आप तर्क कर दें और अपनी ईगो को मार के अगर नीचे काम करेंगे, तो यकीन करें पाकिस्तान में नीचे काम करने का बहुत 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 जरूरी भी है, और बहुत जरूरी है लोगों का, अच्छे लोगों का आना नीचे। सिडनी की पिच कहा जाता है कि रिवायती तौर पर तो स्पिनर्स के लिए साजगार होती है, लेकिन जो शेफील्ड शील्ड का मैच हुआ था आखिरी, उसमें
बहुत जल्दी टीम एक आउट हो गई थी, कहते हैं वो पिच भी मिजाज अपना बदल रही है। तो आपको कुछ आइडिया है? अब मुझे अभी सीजन उनका शुरू हुआ है सलीम, जब इनका ऑस्ट्रेलिया का जो समर के बाद विंटर के बाद समर शुरू होता है ना, तो यहाँ पे पिचें जो होती है ना ये काफी ग्रीन होती हैं। और ग्रीन पिचों के ऊपर पता है क्या होता है, ग्रीन पिचों के ऊपर इनका गेंद स्विंग सीम होता है। और स्पेशली जो सिडनी की पिच है ना, ये स्पिन जरूर, आप देखा पर्थ की पिच देखा नहीं आपने, नेथन लाइन 7-8 आउट कर गया था उधर। मेलबर्न में पहली इनिंग में उसने 4 इंपॉर्टेंट 3 या 4 विकेट लेके हमें नीचे बैकफुट पे ले गया था। स्पिनर्स का वहां सबसे स्पिन से भी ज्यादा बाउंस मिलता है। और बाउंस जो होता है ना वो आपको बहुत विकेट दिलवा सकता है, अगर आप टेक्निकली स्मार्ट हो कि कौन से बैट्समैन के लिए कौन सी फील्ड खड़ी करनी है। यू नीड अ गुड स्पिनर ओवर देयर, जो आपको बाउंस मिलता है, स्पेशली रिस्ट स्पिनर। रिस्ट स्पिनर से क्या होता है कि अगर आपकी पिच स्पिन हो जाते हैं, बैट बैट के चांसेस हो जाते हैं, स्लिप में आउट होने के चांसेस होते हैं, ड्राइव मारते हुए कवर में कॉटन बॉल के चांसेस हो जाते हैं। मगर इसके लिए आपको बहुत जरूरी है गेम अवेयरनेस का। गेम अवेयरनेस का मतलब है पिच को रीड करके कौन से बैट्समैन के लिए कौन सी फील्ड सेट करनी है। वो हम हमेशा मैं कहता होता हूँ कि फील्डरों से कई दफा विकेट ले लेते हैं बॉलिंग से ज्यादा। बॉलिंग तो आपने एक जगह पे फेंकने होते हैं सारे बॉल, मगर आप कई दफा स्मार्ट फील्डिंग इतनी अच्छी खड़ी कर लेते हैं हर बैट्समैन के मुताबिक, जिसके मुताबिक आप उस बैट्समैन को अंडर प्रेशर करके विकेट दिलवा लेते हैं। तो स्पिनर इन एनी केस, विकेट जैसी मर्जी हो, टेस्ट मैच में आपको जेन्युइन स्पिनर की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। वैसे तो आप साबिक स्पिनर हैं, लेकिन जाहिर है कि इतना आपका तजुर्बा है कोचिंग का भी और खेलने का भी, तो पेसर्स के हवाले से भी एक दिन आपको पता होगा। ऑस्ट्रेलिया में एक चीज़ नज़र आई कि पेस कम था पाकिस्तानी बॉलर्स का, जो काफ़ी डिस्कस भी हुआ, वकार भाई ने भी इस हवाले से बात की। तो आपको इसकी क्या वजह नज़र आती है? और फिर इसके साथ हमने ये भी देखा कि शाहीन शाह अफरीदी जो हैं, 2 टेस्ट में तकरीबन 100 ओवर्स उन्होंने करा लिए हैं। तो क्या ये ठीक है? सलीम आपने बिल्कुल खुद खूबसूरत जवाब दे दिया। आप, टी अभी खत्म नहीं होती, टी अभी होने वाली नहीं होती, तो शहीन के 15-20 ओवर हो चुके होते हैं। आपके अहमद जमाल के उनके ओवर 15-15 16-16 ओवर हो जाते हैं। आपको पता है कि कप्तान क्या करे, जब उसको पता लगा प्रेशर पड़ता है तो विकेट लेनी है, स्कोर रोकना है, तो आप मेन बॉलर के पास चले जाते हो। मैंने वही कहा ना कि नेथन लाइन एक एंड पकड़ता है और फिर उसको 3-3 ओवर का स्पेल करके वो मैच जीत जाते हैं आराम से हमसे, क्योंकि वो फ्रेश रहते हैं। अब हमारे पाकिस्तान के शहीन जो हर मैच ही खेल रहा है, हर फॉर्मेट खेल रहा है, हर जगह पे खेल रहा है, पीएसएल खेलनी है उसने, और बड़ी खेले लीग खेल रहा है। अब मुझे बताएं, वो एक इंसान है, फटीक हो जाएगा। और जब फटीक हो जाएगा, जितना मर्जी मेंटली आप स्ट्रांग हो, आपका जिस्म ही साथ नहीं देता। तो इसलिए सम टाइम हमें ये बनाना चाहिए, कैटेगरीज बनानी चाहिए कि कौन से बंदे को कितना रेस्ट चाहिए, उसका वर्कलोड कैसा होना चाहिए, उसकी फिटनेस के लिए हमें क्या रूल करना चाहिए। इसीलिए देखे ना आप, वो खुरम शहजाद है, वो भी इंजर्ड हो गया बेचारा। वो पहले टेस्ट मैच में बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी। अमीर हमजा क्योंकि फर्स्ट क्लास क्रिकेट बहुत खेल रहा था, अब उसको पता था कब जोर लगाना कब नहीं। मैंने उसकी देख रहा था पेस, कभी वो 122-23 पे भी आ जाता, एकदम 131-32 पे भी चले जाता था। उसको पता था फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल खेल के कि अब टाइम है जोर लगाने का, अब टाइम जोर लगाने का नहीं है। जिस बंदे ने ये प्रोसेस किया होता है ना, उसको फिर ये पता होता है। जिसने ये प्रोसेस ही नहीं किया हुआ, वो आउटकम के चक्कर में इतनी, शहीन को देख लो आप, ही मुझे लगता है कि वो इतने 4 डे क्रिकेट नहीं खेला हुआ ज्यादा। तो उसको क्या है कि वो एवरी टाइम वो स्ट्राइकर है, तो जब भी वो आता है वो विकेट लेने के लिए आता है, और विकेट लेने के लिए फिर वो जोर लगाता है। अब उसकी पेस भी आस्ते आस्ते डाउन होनी शुरू हो गई है, को इसलिए कि वो फटीक हो जाता है बंदा। और दूसरा एक्शन में उसको भी पता है, आई थिंक एज अ कोच ये बात कर सकता हूँ कि उसकी जो फ्रंट लेग थी वो खुलती है। जब फ्रंट लेग आपकी खुलती है ना सलीम, तो आपका जो जोर होता है ना, जो आपका कहते हैं जिसको अप एंड ओवर कहते हैं, वो लगता नहीं इतना। तो फिर इस टेस्ट मैच में मैंने देखा है कि शहीन की जो बाहर वाली टांग है ना, फ्रंट लेग है, वो बाहर आने की बजाय थोड़ी सीधी हुई है, जिसके ऊपर आपको बाय मैकेनिकली आपको जोर लगता है, आपका हर चीज का जोर लगता है, जिसको कहते हैं एफर्टलेस एक्शन है वो, जिसे हम रिपीटेबल एक्शन भी कहते हैं। तो वो एक्शन की वजह से कई दफा आप अपने स्पेल्स को, अपनी पेस को 5-6 यार्ड तेज कर सकते हैं। मगर क्योंकि कई दफा फटीक की वजह से आपके एक्शन टूट जाता है और आपके वो चीजें ठीक नहीं रहती, वो ऑब्वियसली फिर हर तरफ से फिर वो चीजें प्रॉब्लम में आ जाती हैं। तो आई थिंक ये ओवरऑल जितना भी आपने कहा है कि ये सारे सिनारियो देखा जाए, तो ये हमें इस पे फोकस करना पड़ेगा इन चीजों के ऊपर। बाबर आजम पाकिस्तान के नंबर 1 बैट्समैन, दुनिया में भी उनका कई जो टॉप 5 आप समझ लें उनमें शुमार होता है। लेकिन ये जो सीरीज़ है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, मुझे से नज़र आए, बल्कि ओवरऑल अगर हम देखें इस साल टेस्ट क्रिकेट में उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही और कोई 50 नहीं बना सके। तो बाबर की जो फॉर्म मुतासिर हुई है, क्या वजह है इसकी? मैं अगर बाबर होता ना, ये तो मैं अपनी राय रख सकता हूँ, अगर मैं बाबर होता, जितना अल्लाह का शुक्र है जिस उसने परफॉर्मेंस की है, वो हमारा हीरो है, नंबर 1 प्लेयरों में से प्लेयर है दुनिया का।
आपके ऊपर एशिया कप आप हार के गए एज ए कैप्टन, फिर वर्ल्ड कप में आप हारे, फिर आपकी कैप्टनसी चलेगी, रूमर्स गए, बहुत मुश्किलें आई। कई दफा हमारे कल्चर में ये चीजों को रियलाइजेशन नहीं की जाती। मैं होता हूँ उधर, मैं कहता रेस्ट करो भाई, 3 टेस्ट मैच छोड़ो, फोकस करो आने वाली सीरीज में, आपको अगले 3-4 साल चाहिए। अभी 3 टेस्ट मैचों में अगर खुदा ना खासा उससे कुछ नहीं हुआ, वनडे में न्यूजीलैंड में कुछ ना हुआ, या अगेन, तो एकदम इतना बड़ा प्लेयर डाउन हो जाएगा, बहुत ज्यादा नीचे चले जाएगा। हम कई दफा छोटी छोटी कामयाबी के लिए ना बड़ी चीज हार जाते हैं। बाबर को इस वक्त ब्रेक चाहिए थी मेंटली, बिकॉज ही वॉज फटीग्ड। एक कप्तान है यार, 4 साल से कप्तानी की है उसने, सलीम, उसने बहुत ज्यादा एफर्ट किया, बैटिंग में कॉन्सेंट्रेशन चाहिए होती है, हर चीज का एलिमेंट सामने रखे। पूरी दुनिया में हमने कोचिंग जाके करते हैं, हमें जब भी पता चलता है ना कि ये बंदा थोड़ा सा ना मेंटली डिस्टर्ब है, तो उसको 2-3 मैचों की ऑफ दे दे, उसको गो होम, सी योर फैमिली, मेंटली गेट रिलैक्स, वेकेशन पे जाओ, हॉलीडेज करके आओ, उसके बाद जाके फिर देखते हैं कि आपको कब खिलाना है वापस। विराट कोहली से जब बुरी फॉर्म हुई थी, उसने ब्रेक ली, उसके बाद आया तो अभी तक पकड़ा नहीं जा रहा वो। सम टाइम जितना मर्जी बड़ा प्लेयर हो, उसको ब्रेक चाहिए होती है। वो तो मेंटली मेरा ख्याल बाबर इसलिए खेल गया कि यार लोग मुझे ये ना कहें कि मैंने कप्तानी छोड़ी है तो मैं खेलने के लिए तैयार नहीं हूँ। तो ये चीजें मैनेजमेंट को कई दफा डिसीजन लेना पड़ता है बैठ के और उसकी ऑनरशिप लेनी चाहिए थी कि बाबर, यू शुड टेक रेस्ट। आपके पूरा 6 महीने में आपके ऊपर जितने प्रेशर पड़े हैं, आई थिंक यू नीड रेस्ट, एंड व्हेन यू नीड रेस्ट, व्हेन यू कम बैक, यू विल कम बैक वेरी गुड। शान मसूद के साथ मुल्तान सुल्तान में भी आप रहे एज अ कोच, उन्होंने कैप्टनसी भी की, और आप पाकिस्तान के भी टेस्ट कैप्टन वो बन गए हैं। तो उनके हवाले से बताएं, उनकी कैप्टनसी कैसी लगी आपको? वेरी इंप्रेसिव, बहुत अच्छा कप्तान लगा। मेरा ख्याल उसकी बॉडी लैंग्वेज भी तगड़ी थी, उसकी बैटिंग में भी कोई इतना डिफरेंस नहीं आया, बल्कि बैटिंग और अच्छी हुई है। बहुत पॉजिटिव खेल रहा है, मगर थोड़ा सा आई थिंक इतना पॉजिटिव खेलने लग गया है कि मैं अक्सर शान को ये कहता होता था, उसकी स्ट्रेंथ सम टाइम उसकी वीकनेस बन जाती है। वो कहता है, वो मुशीब भाई वो क्या, मैंने कहा आपकी एनर्जी लेवल जो है ना वो इतना तगड़ा हो जाता है, इतना हाई हो जाता है फिटनेस लेवल की वजह से, उसको कई दफा कंट्रोल करना भी एक स्ट्रेंथ है, क्योंकि हर दफा आपने हाइपर होके नहीं खेलना होता। तो वो आई थिंक उसकी स्ट्रेंथ भी और उसकी वीकनेस भी बन जाती है। जब वो मोमेंटम में आता है तो उसको नहीं पता चलता कि कब ब्रेक लगानी है, कितने ओवर में लूटना है, अब मैं 60 कर लिया है, 70 पे कैसे जाना है, 80 कैसे करना है, 100 कैसे करना है। ये आर्ट तब सीखता है बंदा जब आप एग्रेशन के साथ साथ मेंटली भी आप अपना दिमाग लड़ा रहे होते हैं, किस बॉलर को लूटना है, किस बॉलर को नहीं लूटना, किसका स्विंग हो रहा है। तो ये शान को एज ए बैट्समैन तो ये चीजें इंप्रूव करनी पड़ेंगी, मगर आई थिंक ओवरऑल ही इज अ वेरी नाइस गाय एज अ गुड लीडर। और आई थिंक जितनी जल्दी वो ड्रेसिंग रूम को हैंडल कर सकेगा, आई थिंक, और अपनी प्लेयरों के अंदर अपनी रिस्पेक्ट का वो करवा लेगा, मनवा लेगा, वो आएगी रिस्पेक्ट जो आती है वो अच्छी कैप्टनसी के साथ साथ परफॉर्मेंस से ही आती है। आई थिंक ही इज प्लेइंग वेल। अगर वो कंसिस्टेंटली 1-2 100 करता है और अच्छी परफॉर्मेंस करता है और पाकिस्तान को जिताता है 1-2 मैच और 1-2 सीरीज जिताता है, तो आई थिंक ही कैन कंट्रोल द ड्रेसिंग रूम, उसके अंदर पोटेंशियल है ये। शादाब खान पाकिस्तान के एक अच्छे ऑलराउंडर, लेकिन बदकिस्मती से कुछ अरसे से नज़र आ रहा है कि उनकी फॉर्म इतनी अच्छी नहीं चल रही। तो आपके ख्याल में क्या इसकी वजूहात हैं, और बेहतरी के लिए आप उनको क्या मशवरा देना चाहेंगे? अच्छा इस्लीम, ये बड़ा फाइन लाइन है। मैंने एशिया कप से ये कह रहा हूँ कि एक तो इंजरीज उसको बहुत हुई, उसका थोड़ा सा एक्शन के ऊपर काम होने वाला है, और शदाब को भी ये पता है, क्योंकि 20 ओवरों में इतना बंदा एक्सपोज नहीं होता, बंदा निकल जाता है, गंदे बॉल पे भी विकेट मिल जाती है। आपको यो ऑब्वियसली वो इज 3-in-1 अच्छा क्रिकेटर तो है, वो मैच विनर है, पाकिस्तान को उसने बहुत जिताया हुआ है। पर आई थिंक ओवरऑल अगर मैं देखूं ना तो उसको फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। मैं 2-3 साल से कह रहा हूँ कि 2-3 साल तक, वो 2-3 साल पहले अगर वो 2-5-6 मैच हर सीजन खेले, वो सीजन 4-5 मैच खेलेगा, तो उसको अपनी बॉलिंग का पता चलेगा, उसका थोड़ा जो अपनी खुद ही एक्शन के ऊपर काम कर लेता है बंदा, कि यार मेरे 6 बॉल एक जगह पे नहीं गिरते तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसकी गुगली थोड़ी स्पिन कम हो गई है, उसके ऊपर काम करना पड़ता है। आपके साथ एक एक बंदा होना चाहिए हर वक्त। और मुझे आई एम श्योर, मैं वही कह रहा हूँ ना कि अभी एशिया कप में भी कोई साथ किससे बात करता है, वो किससे जाए कहता है मेरी गुगली स्पिन नहीं हो रही। वो बेचारा कोशिश कर रहा था, कभी शाहिद अफरीदी से बात कर रहा था, कभी किसी से बात कर रहा था। तो आई थिंक दोज गाइज नीड गाइडेंस समटाइम, जितने मर्जी बड़े प्लेयर हो, जो आपकी फाइन ट्यूनिंग हमेशा रहती है। और कई दफा हम, आई एम सॉरी, दिस इज नॉट, आप पाकिस्तान के बिहाफ पे बोल रहा हूँ, मुझे किसी से कोई ऐसा नहीं है। कई दफा हम ऐसे लोगों को ट्रैवल करा लेते हैं जो क्रिकेट से रिलेटेड नहीं होते, मगर क्रिकेट रिलेटेड लोगों को हम ट्रैवल नहीं कराते, जहां पे आपको पता है जब तक जीतेंगे नहीं तो तब तक कोई भी जितना मर्जी का आप काम करवा लें, तब तक आपको वो कामयाबी, वो एक बाउंडिंग मिल ही नहीं सकती टीम के अंदर। तो आई थिंक ओवरऑल देखा जाए तो शदाब को 4 डे क्रिकेट खेलने की जरूरत है, उसका रिदम वापस आ जाएगा, 20-20 ओवर करेगा, 2-3 4 डे क्रिकेट खेलेगा। आप देखिएगा जब 2-3 गुगली उसके चंगे अच्छे हुए और 1-2 लेग ब्रेक अच्छे हुए,
पेस वापस आई, एक्शन पे थोड़ा सा काम किया बायोमैकेनिकली, और आप उसके बाद देखेगा आप उसको, ही विल बी फाइन, ही विल बी वेरी गुड अगेन, आई बिलीव सो इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया मुश्ताक भाई आपका। तो मुश्ताक अहमद की गुफ्तगू आपने सुनी, उनका कहना था कि बाबर आजम को रेस्ट करना चाहिए और छुट्टियों पे जाएं, अपने आप को बिल्कुल चिल करें और बिल्कुल फिर क्लियर माइंड के साथ दोबारा वापस आएँ तो यकीनी तौर पर उनकी परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर होगी। शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से उन्होंने बताया कि उनकी आहिस्ता आहिस्ता फॉर्म वापस आ रही है, लेकिन उनको भी थोड़ा एहतियात से इस्तेमाल करना चाहिए। शादाब के हवाले से कहा कि रेड बॉल क्रिकेट वो कम खेलते हैं, रेड बॉल क्रिकेट ज़्यादा खेलना शुरू करेंगे तो फॉर्म उनकी वापस आ जाएगी। तो इंशाल्लाह फिर किसी और गेस्ट के साथ आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।